क्वेश्चन नंबर 6, टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन यानी एम्प्लॉय को जब जॉब में से निकाला जाता है, भाई बिजनेस नहीं चलता, अपना कोई डिवीजन बंद हो गया, बराबर, उसकी वजह से तो उसको कुछ देना पड़ता है, बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर द एम्प्लॉय benefits payable due to decision taken by firm to terminate the employees before their normal retirement date, or an employee decides for voluntary retirement in exchange for those benefits। बराबर, यानी एम्प्लॉय ने खुद ने रिजाइन कर दिया हो क्योंकि वीआरएस डिक्लेयर किया हो गवर्नमेंट ने या एम्प्लॉयर ने कि भाई आप रिटायर हो जाओ खुद, हम आपको इतना पैसा देंगे, 25 लाख 50 लाख, जैसे आईपीसीएल ने किया था जब रिलायंस ने टेक ओवर किया था तब, बराबर। तो वो भी एक टर्मिनेशन है उसका, और उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करते हैं वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स है। द इवेंट which gives rise to an obligation is a termination rather than employee service। An enterprise should record the termination benefit as a liability and expense, यानी पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो लायबिलिटी के हेडिंग में दिखाई जाएगा, और एक्सपेंस तो होगा ही, यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और जब पेमेंट करेंगे तब लायबिलिटीज टू कैश एंड बैंक। Termination benefit as a liability and expense when enterprise has present obligation as a result of past years service और past event। यानी उसको अभी पेमेंट क्यों करना है, तो उसने पास्ट ईयर्स में सर्विस की है इतने साल, तो उसकी वजह से उसको हमें पेमेंट करना पड़ा, तो वो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू हिज पास्ट सर्विस। Probability that an outflow of fund is only the way to settle the obligation। अब यही चांस, यही प्रोबेबिलिटी है कि उसको टर्मिनेट करना है तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आइदर टुडे और इन फ्यूचर, बराबर। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट इज व्हाट, कैश आउटफ्लो, यानी पैसा तो जाने वाला ही होना चाहिए, बस। थर्ड, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द एब्लिगेशन। कितना पेमेंट करना है उसका ऑब्लिगेशन आप रिलायबली मेजर कर पाओगे, बराबर, उसका एस्टिमेट कर पाओगे तभी। यानी 3 कारण है, 3 पॉइंट अगर फुलफिल हुए तो उसका प्रोविजन बुक में रिकॉर्ड करना है। पहला पॉइंट, उस एम्प्लॉयर की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए पास्ट इवेंट की वजह से। दूसरा, अल्टीमेट रिजल्ट इज व्हाट, कैश आउटफ्लो फॉर द टर्मिनेशन। एंड थर्ड वन, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। इमीडिएट आपको पहले एक्सपेंस कंसीडर करके रिकॉर्ड कर देना है। वेयर टर्मिनेशन बेनिफिट्स फॉल ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर आपको 12 महीने के बाद उसको पेमेंट करना है तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन हो जाएगी। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दे शुड बी डिस्काउंटेड टू कन्वर्ट द फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। ये अगर 12 महीने के बाद उसको पेमेंट करना है, यानी फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट आपको लिखनी है एज एन एक्सपेंस एंड प्रोविजन डिस्क्लोजर। अंडर द टर्मिनेशन प्लान, if there is uncertainty about the number of employees who will accept an offer of the termination benefit, a contingent liability exists। यानी कितने एम्प्लॉइज ये टर्मिनेशन बेनिफिट का लाभ लेंगे, कितने एम्प्लॉइज हमारी ऑफर वीआरएस की एक्सेप्ट करेंगे, वो फिक्स नहीं है, लेकिन हम पास्ट एक्सपीरियंस के आधार से उसका एस्टिमेट कर पाएंगे, बराबर, लेकिन वो सर्टेन नहीं है। सो इट्स ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। एज 29, provision for contingent liability and contingent asset should be followed to disclose the यानी age 29 you have to follow, right? Age 5, on net profit or loss for the period or prior period items and change in accounting policy requires an enterprise disclose the amount of expense। यानी आपने कोई मेथड में चेंज किया, प्रॉफिट में कितना चेंज आया, एक्सपेंस कितना चेंज हुआ, ये सब रिकॉर्ड करने के लिए आपको एज 5 फॉलो करना है। ये कोई एग्जांपल में नहीं, सिर्फ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू है ये पॉइंट। एज 18 ऑन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट। एज 18 के हिसाब से आपको टर्मिनेशन बेनिफिट आपको डिस्क्लोज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इन द बैलेंस शीट। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट में कैसे शो करना है आपको। बस 2 क्वेश्चन बाकी है अभी, 3।
Recognition and measurement of plan asset. Plan asset include asset held by long-term employee benefit fund and qualifying insurers policy if proceeds of the policy can be used to pay employee benefit. प्लान असेट में क्या इंक्लूड है तो कि असेट हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट फंड, बराबर। एम्प्लॉइज को जो पेमेंट करना है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बराबर, उसके लिए हमने जो फंड क्रिएट किया है वो फंड जहां इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो प्लान एसेट है। तो यानी उसमें पहला पॉइंट असेट, प्लान असेट में। दूसरा, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है एम्प्लॉय के बिहाफ, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेमेंट आएगा वो भी प्लान असेट में है, जिसका यूज हम कहां करेंगे, एम्प्लॉय को बेनिफिट पे करने के लिए। अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिफाइंड बेनिफिट ऑफ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट शुड नॉट बी द टोटल ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। एग्जाम्पल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट, यानी डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड, उसमें से माइनस पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज, पास्ट सर्विस कॉस्ट जो अभी आपने रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड नहीं किया है वो माइनस। एंड तीसरा, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द बैलेंस शीट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द बैलेंस शीट डेट माइनस पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज। एंड दूसरा पॉइंट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द बैलेंस शीट डेट, यानी जो आंसर आएगा टोटल अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। ये एग्जांपल पॉइंट है, एग्जांपल आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा थियरी। अब ये ओवरऑल डिस्क्लोजर, पहले क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर देता हूं। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मींस जो बेनिफिट आपको 12 मंथ्स के बाद पे करना है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मींस द बेनिफिट व्हिच डू नॉट फॉल विद इन 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स में नहीं पे करना है वो लॉन्ग टर्म है। After the end of the service period, it includes long-term compensated absences such as long service or लैंग्वेज में सिर्फ याद रखना, लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस सर्विस सच एज लॉन्ग सर्विस। नेक्स्ट, जुबिली और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी किसी ने 25 साल जॉब कर ली यानी सिल्वर जुबिली हुई उसकी, तो उसके लिए कुछ बेनिफिट पे करना पड़ेगा हमें। एंड प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स। डेफर्ड कॉम्पेंसेटेड पेएबल आफ्टर 12, डेफर्ड कॉम्पेंसेशन यानी अभी आया था आगे कि 2 साल पिछले का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें, रिवाइज करना पड़ा, तो उसको डिवाइड करना है रिमेनिंग सर्विस पीरियड में, तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड का जो होगा 12 मंथ्स के बाद का वो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट डिस्क्लोज करना है। An enterprise should disclose the information that possible the users of the financial statement to evaluate the nature of defined benefit plan and financial effect of the change in the plan during the period। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन शो करना है जो कोई भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हो, यानी जो हमारा स्टेटमेंट्स रीड करते हैं उनको समझ में आए कि भाई कौन से टाइप का बेनिफिट प्लान इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है इन लोगों को, और ड्यू टू चेंज इन द प्लान फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुई बैलेंस शीट पर वो शो करना है इसमें। तो पहला पॉइंट, एंटरप्राइज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्चुअल गेन और लॉस। आप कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट करते हो एक्चुअल गेन और लॉस रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो पॉलिसी आपको शो करना है। सेकंड, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ प्लान, आपने कौन सा प्लान लिया है, कौन सी कंपनी में उसको इन्वेस्ट किया है, वो उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। और रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्यों है, तो उसको रिकंसिलिएशन करो यानी रीजन फाइंड करो और उसका सेटलमेंट करो। फोर्थ, एन एनालिसिस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस इनटू अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम द प्लान दैट आर होली अनफंडेड एंड होली और पार्टली फंडेड, यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना अभी तक फंड कंट्रीब्यूट नहीं किया है, फंडेड और अनफंडेड दोनों का आपको शो करना है। और रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग फेयर वैल्यू प्लान से
प्लान एसेट की ओपनिंग फेयर वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दोनों का रिकंसिलिएशन करो। टोटल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, टोटल जितना भी एक्सपेंस है उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करो। फॉर ईच मेजर कैटेगरी ऑफ प्लान एसेट विच इंक्लूड इक्विटी शेयर, डेट, प्रॉपर्टी, द प्रेजेंट एज ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच कैटेगरी इन द टोटल प्लान, यानी आपने कौन सी प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी से, डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, बराबर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो आपको शो करना है। अमाउंट इंक्लूडेड इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट में कौन सी अमाउंट इंक्लूड किया जाएगा, तो पहले ईच कैटेगरी ऑफ कंपनीज ऑन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस जिस कंपनी का आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विटी शेयर परचेस किया है, डिबेंचर परचेस किया है, उसका पूरा लिस्ट। एनी प्रॉपर्टी यूज बाय एंटरप्राइज, कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो जो फंडिंग से लिया है, जो ये कंट्रीब्यूशन किया है और जो असेट का आपने यूज किया है वो। एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान असेट, प्लान असेट में एक्चुअल रिटर्न कितना मिला, एक्चुअल एजम्पशंस कौन से यूज किए आपने वो। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1% इन मेडिकल, यानी 1% ऐसा नहीं, परसेंटेज, यानी मेडिकल कॉस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ है वो आपको शो करना है। एंड लास्ट अमाउंट फॉर द करंट ईयर एंड लास्ट 4 ईयर ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी पिछले 4 साल और करंट ईयर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट एंड एक्चुअल गेन और लॉस, ये आपको शो करना है। पूरा लिस्ट याद रखना, उसमें कुछ समझने लायक है नहीं, आपको ये याद ही रखना है एट एनी हाउ। तो यहाँ पर थियरी पोर्शन मेरे ओर से कंप्लीट हो गई है, बराबर। एग्जाम्पल्स है, लेकिन एग्जाम्पल्स 2-3 एग्जाम्पल्स थोड़े हार्ड है, बाकी सब इजी है, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।